बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। बिलावल ज़रदारी दुबई गए और दुबई से बिलावल ज़रदारी ने अमेरिका जाना था और अमेरिका गए बग़ैर वो पाकिस्तान वापस आ गए हैं और आते ही बलूचिस्तान की क़यादत को बिलावल हाउस में बुला लिया है और उनका अमेरिका जो जाना था और अमेरिका में जो ऑफिशियल्स के साथ मुलाकातें थी, ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ख़ुद मीडिया के सामने रखी थी और इस बात को एडमिट किया था कि बिलावल ज़रदारी दुबई से अमेरिका जाएंगे और वहाँ पर अमेरिकन जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मुलाकातें हैं और उनके साथ उनका कोई जो इंगेजमेंट्स हैं कुछ मामलात पर। ये बात तो नहीं बताई थी कि किन मामलात पर उनकी कोई डिस्कशन होनी है या मीटिंग्स हैं, लेकिन ये ज़रूर तस्लीम किया था। अब बिलावल ज़रदारी बग़ैर मुलाकातें किए दुबई से अमेरिका जाने के बजाय पाकिस्तान आए हैं और आती बलूचिस्तान की क़यादत से मुलाकातें शुरू कर दी हैं। क्या अमेरिका के लोगों ने और अमेरिका की जो क़यादत है और ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बिलावल ज़रदारी को कोई नया टास्क दिया है या बिलावल ज़रदारी को कहा है कि अमेरिका आने से पहले या हमसे कोई उम्मीद रखने से पहले आप कुछ करके दिखाएं, और इस वजह से बिलावल ज़रदारी ने जो बलूचिस्तान की क़यादत है उसके साथ मुलाकात की है। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और असल हकीकत क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी की तरफ से जो FIA की तरफ से सीनियर सहाफ़ी को तलब किया गया था। अब जो तंजीमें हैं सहाफ़ियों की वो बदमाशी पर उतर आई हैं। FIA के ख़िलाफ़ उन्होंने महाज खड़ा कर दिया, वो भी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन पहले मैं आपको बताता चलूँ कि नूर मुकद्दम कत्ल केस में 5 जो मुलाजमीन थे थेरापी क्लिनिक के और एक मालिक ताहिर ज़हूर, उनकी दरख्वास्त ज़मानतों पर आज समाअत थी। मैंने आपके साथ उस समाअत का हवाला शेयर किया था। वो जो फ़ैसला महफूज हुआ था वो फ़ैसला सुना दिया है अदालत ने और 6 मुलज़मान की दरख्वास्त ज़मानतें मंजूर कर ली हैं। ये पोस्ट अरेस्ट बेल थी। इनमें जो CEO थे थेरेपी वर्क्स के ताहिर ज़हूर समेत वामिक रियाज, दलीप कुमार, समर अब्बास, अब्दुल हक और अमजद महमूद, ये लोग थे जिनकी दरख्वास्त ज़मानतें मंजूर की हैं। अदालत में ये जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत है नूर मुकद्दम कत्ल केस में जो मुलज़मान की अदालत जो दरख्वास्तें थीं, मजिस्ट्रेट अता रब्बानी ने जो ये दरख्वास्तें मंजूर की हैं और उन्होंने ये कहा है कि ये जो मुलज़मान हैं इनका मेन FIR में नाम नहीं था और FIR में इनका कोई किरदार नहीं है। बाद में ततीमा बयान में इनको नामज़द किया जाता है। इनमें से एक मुलज़िम वो है जो ख़ुद विक्टिम है, जिसको गोली मारी गई है और ये लोग हेल्प करने गए थे और इन्होंने कोई भी ऐसे ज़हरी तौर पर तफ्तीश में कोई ऐसी बात नहीं आई कि इन्होंने कोई चीज़ छुपाई है या जो कत्ल या वारदात थी इससे रिलेटेड कोई चीज़ छुपाई है। साथ ये भी कहा है कि जो ज़ख्मी अमजद है उसके वकील शहजाद कुरैशी ने भी दलाइल दी और उन्होंने कहा कि हमारा तो हम कैसे मुलज़म हो सकता है जो ख़ुद उस वारदात में ज़ख्मी हुआ है वो कैसे जो मुलज़म हो सकता है। और आप जानते हैं कि ताहिर ज़हूर जो कि CEO थे थेरेपी वर्क्स के, उसके जो वकील थे बड़े सीनियर वकील हैं बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब जो कि नून लीग के वकील हैं, वो अदालत में पेश हुए और वो ज़मानत भी ले गए। अब 2 चीज़ें हैं जो अदालत की तरफ से ये कहा गया है कि मुलज़मान के ख़िलाफ़ ततीमा बयान था और मेन जो FIR है उसमें उसका ज़िक्र नहीं है और बाद में जो कुछ उनके मामलात चलते रहे उन मामलात में भी उनका कहीं ज़िक्र नहीं है। ये बात हमारी जो FIR है इस हद तक तो बात दुरुस्त है, लेकिन क्या 302 का एक मामला है और उसके ऊपर मीडिया और पूरी आवाम पूरे पाकिस्तान दुखी है और सेशन अदालत का 10 दिन बाद मुलज़मान को ज़मानत देना बनता है नहीं बनता? आम केसेस में क्या ऐसा होता है या नहीं होता, या ये बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब जैसे वकील पेश हूँ तभी ऐसी करामतें होती हैं? तो मैं बतौर कानून का तालिब इल्म एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर कोई आम केस होता उसमें एडिशनल सेशन जज का या सेशन जज का ज़मानत देना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। और ये ज़मानत में फ़ैसला महफूज क्या किया जाता है, कैसे फ़ैसले महफूज होते हैं कि 10-10, 12-12 घंटे के बाद ये फ़ैसले सुनाए जाते हैं। तो हमारे अदालती निज़ाम के ऊपर सवालात पहले भी उठते रहते हैं और अब ये सवालात बढ़ते जा रहे हैं और अब कब पता नहीं हमारा अदालती निज़ाम बेहतर होगा और हम उम्मीद करेंगे कि जो असल ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होंगी और उनको करार वाकई सज़ा मिलेगी और वो अपने अंजाम को पहुँचेंगे।
दूसरी तरफ जो सीनियर सहाफ़ी को FIA की तलबी का मामला है और जो FIA की जानिब से हरासा किए जाना जो तंजीमें हैं सहाफ़ियों की, वो ये कह रही हैं कि हरासा किया जा रहा है सहाफ़ियों को, और ये वही केस है जो काजी फैसल साहब ने जिसके ऊपर नोटिस लिया था। ये चीफ़ हैं, सीनियर सहाफ़ी और एडिटर इन चीफ़ हैं रोज़नामा जिना ऑनलाइन इंटरनेशनल न्यूज़ नेटवर्क के मोहसिन जमील। उनको FIA की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलव्वस करने होने पर जो तलब किया गया था। अब अगर कोई मुलज़िम है, देखें ये तो फिर वही बात है जैसे हमारी वकला की जो बार एसोसिएशंस हैं, अगर किसी वकील के ख़िलाफ़ कोई एलिगेशन हो, पुलिस कोई FIR दर्ज करे, और अब बाज़ औक़ात तो ये होता है कि पुलिस वाले चले वैसे FIR दर्ज करते हैं, और अगर एक बंदा क्रिमिनल है और वो क्राइम करके आया है और उसको उसकी जो बार एसोसिएशंस हैं या कोई भी मुतलका ऑर्गेनाइजेशन है, कोई लेबर विंग है, कोई भी वर्कर्स की कोई एसोसिएशन है, अगर वो अपने जो मेंबर है उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, उसको हर हाल में ही उन्होंने आंखें बंद करके, चाहे वो गलत है या दुरुस्त है, उसको डिफेंड करना है, तो इससे मुआशरा या निज़ाम नहीं चलता। अब अगर एक मुलज़िम मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है, चाहे वो सीनियर सहाफ़ी है, तो क्या सीनियर सहाफ़ी होने की वजह से मनी लॉन्ड्रिंग का जो ऑफेंस है वो माफ़ हो जाएगा? क्या उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी? अगर FIA ने तलब किया है तो आपका काम है, आपसे जो सवाल पूछे गए हैं आप जाके उनके जवाब दें, और अगर आप बेगुनाह हैं तो आपको वो क्यों गिरफ़्तार करेंगे या आपको वो क्यों आपके ख़िलाफ़ झूठी FIR दर्ज करेंगे। लेकिन अगर आपके ख़िलाफ़ कोई मामला उनके सामने आया है तो ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उसको इंटरोगेट करें, इन्वेस्टिगेट करें, और उसके बाद वो बताएं कि हाँ इस मामले में क्या है क्या नहीं है, क्या मनी लॉन्ड्रिंग में ये मुलव्वस हैं या नहीं है। अब जब भी कोई बात आती है, जब भी इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है, तो ये कहते हैं कि आज़ादी सहाफ़त पर हमला हो गया, सहाफ़ियों को हरासा किया जा रहा है, सहाफ़ियों को तंग किया जा रहा है, इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ये जो सारी चीज़ें हैं खुदा के लिए अब ये बंद होनी चाहिए, और अब इनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए, और कानून के मुताबिक इन सारी चीज़ों को देखना होगा। और ये जो ब्लैक मेलिंग है सहाफ़ियों की तरफ से, अब ये बंद होनी चाहिए। जो क्रिमिनल है, जिसने कोई क्राइम किया है, जिसने कोई ऑफेंस किया है, उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, और उसको बिल्कुल कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलनी चाहिए। वो किसी तरह की भी रिलैक्सेशन के हकदार नहीं है, और उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो ज़रूर होनी चाहिए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि FIA ने पहले नदीम मलिक को बुलाया था, और नदीम मलिक को बुलाने के बाद, क्योंकि मामला अतर मिनल्ला साहब के पास था, असद तूर के मामले पर, उस केस के मामले पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने यह फरमाया था कि एक सहाफ़ी, नाम नहीं लिया था लेकिन ये फरमाया था कि एक सहाफ़ी को इस वजह से तलब किया गया है कि वो ज़राए बताए कि उसको कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिली है। तो मैं ये समझता हूँ कि FIA को अपना काम करना चाहिए। अगर FIA के पास कोई ऐसे सबूत थे तो FIA नदीम मलिक को ना छोड़ता और उसको ज़रूर तलब करता। और अब देखते हैं कि इनकी जो तलबी है, क्या FIA इससे भी पीछे हट जाएगा या इसकी जो तलबी है वो कायम रहेगी, और मुलज़िम जिसके ख़िलाफ़ एलिगेशन है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। बिलावल ज़रदारी 5 रोज़ा जो उनका दौरा था वो करके दुबई से वापस आ गए हैं, और जब वो पाकिस्तान से गए थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई थी कि वो दुबई गए हैं और 23 अगस्त को वो दुबई से अमेरिका चले जाएंगे, लेकिन 23 अगस्त को वो अमेरिका की बजाय पाकिस्तान आ गए हैं। ये CV लेकर जा रहे थे दोबारा, बिलावल ज़रदारी अपनी CV लेकर, और उनको ये लगा कि अब क्योंकि लोहा गर्म है और अमेरिका को बदतरीन शिकस्त हुई है, और पाकिस्तान की हुकूमत अमेरिका को घास नहीं डाल रही, या पाकिस्तान की हुकूमत अमेरिका को मुंह नहीं लगा रही, या उनका जो डू मोर का मुतालबा था वो पूरा नहीं कर रही, और जब पाकिस्तान ने इनकार कर दिया कि हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बची थी जो अमेरिका है उसके पास, सिवाय इसके कि वो वहाँ से पीछे हट जाता। अफ़गानिस्तान से तो पहले वो अपने आप को शिकस्त खुर्दा वो हो चुका था। अब बिलावल ज़रदारी को ये लगा कि मैं जाऊँ, पाँव पकड़ूंगा अमेरिका के तो मुझे कोई रिलीफ मिल जाएगा, और आइंदा आने वाली जो हुकूमत है, क्योंकि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा हाथ होता है, तो वो अपने आप को मनवाने के लिए गए थे। और इसके ऊपर हुकूमती जो वज़रा हैं वो भी कई बार कह चुके हैं कि ये अपनी CV लेकर जा रहे हैं।
اب کی بار جب ان کو یہ لگا کہ افغانستان میں جو حالات ہوئے، امریکہ دکھی ہے، امریکہ پاکستان کو یا عمران خان کو مزید برداشت نہیں کرنا چاہتا، اس وجہ سے بلاول زرداری ان کے ساتھ ملاقاتیں کرنے کے لیے اور اپنی ہر طرح سے کہ آپ ہمیں لے کر آئیں، ہم آپ کو نہ صرف ان فیوچر اڈے دیں گے جیسے ہم نے 2008 سے 13 تک آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، ہم آگے بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور یہ کہنے کے لیے انہوں نے جانا تھا۔ لیکن اس وقت امریکہ کے جو آفیشلز ہیں ان کی اپنی یہ حالت ہے کہ پوری دنیا تھو تھو کر رہی ہے امریکہ پر اور جو بائیڈن پر اور ان کی پالیسیوں پر، اور وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ اب ان کی اپنی حکومت دو پر لگی ہوئی ہے، ان کا اپنا جو کریڈیبلٹی ہے وہ دو پر لگی ہوئی ہے، اور اب تو سابق جو برطانوی وزیر اعظم ہیں وہ بھی ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، سابق صدر امریکہ کے بھی تنقید کر رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں بلاول کو بھی، بلاول کے ساتھیوں نے، پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کہا ہے کہ اس وقت جو بائیڈن اتنے پانی میں نہیں ہے کہ وہ آپ کو کوئی ریلیف دے گا، تو آپ جائیں گے تو سوائے بدنامی کے کچھ نہیں ملے گا۔ اور جو بائیڈن بھی اس وقت ملاقاتوں میں یا وہ اپنے جو نئی اسٹریٹجی ہے اس وقت وہ کلیئر نہیں ہے کہ افغانستان میں کیا ہوتا ہے، طالبان کی حکومت کیسے بنتی ہے، پاکستان کا کردار کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں جب تک کلیئر نہیں ہوتی وہ اس معاملے پر کوئی ریلیف دینے کو تیار نہیں ہے بلاول زرداری کو۔ بلاول زرداری دبئی سے ناکام لوٹے ہیں، یہ تو ایک خبر ہے، لیکن ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے اور بلوچستان میں جو دہشت گردی ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے جو امریکہ اور بھارت ہے وہ ہر حال میں پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اور وہ اپنی شکست کا بدلہ پاکستان سے لینا چاہے گا۔ اور اس ضمن میں بلاول زرداری کو کیا دوبارہ جو نیشنلسٹ ہیں بلوچستان میں یا وہاں پر جو ایک طبقہ ہے جو پہلے بھی انٹرنیشنل ایجنڈے پر کام کرتا رہا ہے، کیا اب یہ اسائنمنٹ دی گئی ہے کہ بلاول زرداری ان کو ایکٹیو کرے؟ کیا اسی وجہ سے بلاول زرداری نے بلاول ہاؤس پہنچتے ہی پی 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 بلوچستان کے صدر میر چنگیز جمالی اور جنرل سیکرٹری روزی خان کاکڑ سے ملاقات کی ہے؟ ان کو کل سے ہی طلب کر لیا تھا کہ میرے پہنچتے ہی آپ نے بلاول ہاؤس آنا ہے، اور یہ ملاقات کس لیے کی گئی؟ کیا یہ بلوچستان میں کوئی نیا ایجنڈا لے کر آ رہے ہیں؟ کیا یہ بلوچستان کے میں کو افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں، یا وہاں پر جو اینٹی اسٹیٹ ایکٹرز ہیں یا فیکٹرز ہیں یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ فیکٹرز ہیں، کیا ان کو یہ ہوا دینا چاہتے ہیں؟ اللہ پاک پاکستان کو محفوظ رکھے۔ یہ اقتدار اور کرسی لینے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ پہلے بھی یہ پاکستان کو نقصان پہنچانے والے ذلیل ہوئے اور اب بھی انشاءاللہ ذلیل و رسوا ہوں گے، اور پاکستان قائم دائم رہے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔